12 बजे तक तो 12 बजे तक हो जाएगा। आ गई यादव? इसको लगा देना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो फटाफट हम लोग वीक्स का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पढ़ लेते हैं, है ना। एक दो और जो अभी आज टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ पॉलिटी के भी टॉपिक्स हैं, एंड दोज पॉलिटी टॉपिक्स विल बी कवर्ड बाय आशीर्वाद सर बाय टुडे, है ना, टुडे टुमारो, कभी भी। तो वो टॉपिक्स हो जाएंगे, और बाकी अभी हम लोग 5-6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स आर रिलेटेड टू आईआर टुडे, 3 टॉपिक्स आर रिलेटेड टू आईआर टुडे, है ना, और 2 टॉपिक फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द इंडिया चाइना डिटेंट एंड एलएसी अग्रीमेंट, की इश्यूज एंड क्वेश्चन। इंडिया चाइना डिटेंट, देखो इंडिया और चाइना जो है ये एक बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं, बहुत बड़ी कंट्रीज हैं, दोनों की दोनों कैसी कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं। तो इनके बारे में जो हिस्ट्री है इंडिया और चाइना का वो बहुत पुराना है ना। अगर हम बहुत पहले नहीं जाएं, अगर हम लोग अभी रिसेंट में जाएं, रिसेंट मतलब आज़ादी के टाइम तक जाएं, तो 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, है ना, 1947 में, और 1949 में चाइना का कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। मतलब चाइना बिकेम अ कंप्लीटली विच काइंड ऑफ कंट्री, कम्युनिस्ट कंट्री। तो 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 49 में चाइना कम्युनिस्ट कंट्री हुआ। नेहरू जी वाज एन आइडियलिस्ट पर्सन, जब रूल कर रहे थे इंडिया में, तो नेहरू जी सोचते थे कि चाइना के साथ हमारा अच्छा बॉन्ड रहेगा, अच्छा फ्रेंडशिप रहेगा। फिर हमने 1954 के आसपास पंचशील साइन किया, चाइना के साथ क्या साइन किया, पंचशील, मतलब 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीस। क्या साइन किया, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीस, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीस साइन किया, है ना, जिसमें कुछ कुछ प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, नॉन अग्रेशन का मतलब क्या हुआ, नॉन अग्रेशन मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, है ना। नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई, ये सब चीजें 1954-55 के टाइम पे इंडिया चाइना के बीच में हुई, है ना। फिर डिस्पाइट दैट 1959 में चाइना क्या करने लगा, तिब्बत को अक्वायर करने लगा। तो तिब्बत के जो लीडर है दलाई लामा, वो कहाँ चले आए, इंडिया। तो ऑब्वियसली कोई भी इंडिया में आएगा तो इंडिया का तो कल्चर है अतिथि देवो भव, और जान तो बचाना चाहिए, तो हमने जान बचाया, उनको रखा। फिर चाइना ने इसलिए इंडिया पे अटैक कर दिया कि तुमने हमारे इंटरनल अफेयर्स में क्या किया है, इंटरफियर किया है। तो 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, और वो वॉर एक तरह से इंडिया, हम बोल सकते हैं कि हार गया, क्योंकि इंडिया को बहुत लॉस हुआ उस वॉर से। और उस वॉर के बाद 1962 वॉर के बाद ये जो स्थिति आप देखते हो ना, पूरा इंडिया ऐसे मैप देखते हो, तो ये वाला जो स्थिति है, ये वाला किसके कब्जे में चला गया, चाइना के कब्जे में चला गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आज के टाइम पे, अक्साई चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। तो अब इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू चलते जा रहा है, 1962 से ही चलते जा रहा है, 60s में रहा, 70s 80s में हमारी कुछ खास बातचीत आपस में हुई नहीं। हम लोग एक वैसे कंट्री थे जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मिलते थे तो मुंह घुमा के चल देते थे कि देखा ही नहीं, क्योंकि झगड़ा हो रखा है ना। 1988 में वापस से दोस्ती बहाल होना स्टार्ट हुआ, राजीव गांधी चाइना गए, वहां जाके वहां के प्रेसिडेंट से मिले, है ना। प्रेसिडेंट से मिलने के बाद बहुत सारे अग्रीमेंट हुए इंडिया और चाइना के बीच में। एग्रीमेंट क्या हुए उनके बीच, अग्रीमेंट ये हुआ कि मेन प्रॉब्लम तो बॉर्डर का है, तो बॉर्डर इशू को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और बॉर्डर इशू को कैसे सॉल्व करते हैं बताओ, पीसफुली सॉल्व करते हैं। पीसफुली सॉल्व करने के लिए इंडिया और चाइना में बहुत सारे अग्रीमेंट हुए, ठीक है।
अच्छा, अब बात करते हैं और आगे, धीरे धीरे इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे होने लगे। तो 1988 के बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशन क्या होने लगे, अच्छे होने लगे। अच्छे होने लगे 1990s में बहुत सारे अग्रीमेंट हुए, अच्छे रिलेशन रहने लगे। 2013 में चाइना ने थोड़ा सा इंडिया के बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया कि नहीं ये भी हमारा है। 2017 में भी चाइना ऐसा ही करने लगा। सिक्किम वाला जो साइड है ना, सिक्किम साइड पे डोकलाम करके एक एरिया है जो कि भूटान का है, उस पर कब्जा जमाने लग गया चाइना कि ये हमारा है ना। और फिर 2020 में जो कोविड स्टार्ट हुआ तो गालवान जो है, जो इसी एरिया के पास है, यहाँ पे इसी एरिया में गालवान में और अंदर तक चाइना आने लग गया कि ये क्या है, हमारा है। समझ में आ रही बात। तो 2020 के बाद से इंडिया और चाइना का रिलेशन क्या हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया। समझ में आ रही बात। और इंप्रूव होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो अभी जाके 4 साल बाद हम लोग बोल सकते हैं कि एक डिटेंट आया। डिटेंट मतलब जहां वॉर जो है वो खत्म होने लगता है, या एग्रेशन जो है वो कम होने लगता है, और बातचीत शुरू होने लगता है। ऐसा दिखाया जाने लगता है कि अब चीजें क्या हो रही हैं, ठीक होने कगार पे। समझ में आई बात। तो उसको क्या बोलते हैं, डिटेंट बोलते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ऐसे चीजों पे भी जहां जहां पीस वाली चीजें थी, वहां वहां हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं, डिटेंट का यूज करते हैं। द इंडिया चाइना डिटेंट एंड एलएसी एग्रीमेंट। एलएसी क्या है, जिन लोगों को पता है वो तो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए एलएसी क्या है। एलएसी जो है, ये जो लाइन है इंडिया और चाइना के बीच, इसी को क्या बोलते हैं, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो 2020 से जो प्रॉब्लम है वो कहां पे है, एलएसी पे। समझ में आ रही बात। तो एलएसी को और कैसे मैनेज किया जाए अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली। इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि हमें अक्साई चीन भी दे दो, है ना। बट फिलहाल अक्साई चीन नहीं दे रहे हो, तो 2020 के पहले वाला जो कंडीशन है उसको रिस्टोर कर दिया जाए। समझ में आ रही बात। किसके पहले वाला, 2020 के। क्योंकि 2020 में चाइना ऐसा क्लेम है कि बहुत जगह जगह पे कहां घुसा है, इंडियन टेरिटरीज में और घुसा है। ठीक है, तो उसको रिस्टोर करने की बातें बहुत ज्यादा चल रही है। इंडिया का स्टैंड ऑलमोस्ट उसी पे आता है। की इश्यूज एंड क्वेश्चन, तो ये पूरा जो अग्रीमेंट है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो उसी बेस्ड है कि 4 साल 4.5 साल से जो इंडिया चाइना के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, वो वहां पे अभी क्या दिख रहा है, पीस चल रहा है। बट अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं कि वो पीस कैसे होगा, है ना। उसका बहुत सारा आंसर अभी तक नहीं मिल रहा है मीडिया को। मीडिया को नहीं मिल रहा है तो हमें भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कि किस टर्म पे डिटेंट हुआ है। डिटेंट अगर हो रहा है तो कोई टर्म हुआ होगा साइन। तो ये सारी चीजें अभी पता नहीं चली। जब ब्रिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग मिले, तो अग्रीमेंट जो है अभी क्या किया गया, फाइनलाइज किया गया बॉर्डर को लेके, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स को लेके। और कोऑपरेशन की बात की गई। किसकी बात की गई, कोऑपरेशन की। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, इफ सस्टेन्ड द डिटेंट कुड पेव द वे फॉर रिस्टोरिंग पीस अलोंग द बॉर्डर। बॉर्डर के पास क्या आ जाएगा, पीस आ जाएगा। लिफ्टिंग इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन, रेज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट एंड वीजा इशुएंस। इंडिया चाइना के बीच में रिस्ट्रिक्शन बहुत बढ़ गया 2020 के बाद से। जब दोस्ती खराब हुई है तो बहुत सारा क्या बढ़ गया है, रेस्ट्रिक्शंस। डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड एनहेंसिंग ट्रेड एंड इंटरेक्शंस। समझ में आई बात। तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम कब से चल रहा है, उसी टाइम से चल रहा है। ठीक है, अगर इंडिया चाइना की बात करें तो ये रहा मैप, है ना। मैप में देखो ये है एलएसी। एलएसी, ये ग्रीन वाला एरिया ऑक्युपाइड बाई क्या है, चाइना है। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं एलएसी। ये है इंडिया का वेस्टर्न मैप। तो वेस्टर्न मैप पे ज्यादा प्रॉब्लम है। मिडिल सेक्टर पे इतना ज्यादा बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं है, बहुत ज्यादा। समझ में आई बात। और फिर बॉर्डर का डिस्प्यूट कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे। यहां तो चाइना बोलता है कि पूरा ही उसका है, पूरा 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 अरुणाचल किसका है, चाइना का है। चाइना ऐसा क्लेम करता है। समझ में आ रही बात। तो ये प्रॉब्लम है। ये रहा गालवान, इसको क्या बोलते हैं, गालवान। यहां पे एक लेक है, इसको क्या बोलते हैं, पैंगोंग सो। ये दोनों कहां पे है, एलएसी पे ही है। उसी के अंदर में चाइनीज आर्मी घुसी थी। कब घुसी थी, जून 2020 में। बोलो कब घुसी थी, जून 2020। फिर से बोलो, जून 2020 में। तो वही अब डिटेंट पे आया है मौका। ठीक है, अनआंसर्ड क्वेश्चन क्या क्या है,
डिसएंगेजमेंट किस वजह से हुआ, डी एस्केलेशन किस वजह से हुआ, क्लियर टेम्पलेट अभी पता नहीं चल पा रहा है कि डिसएंगेजमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ। अनक्लियर कम्युनिकेशन अभी दिख रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर अभी तक नहीं हो रहा है, अनक्लियर कम्युनिकेशन दिख रहा है। तो ये सब आंसर्स नहीं है, ये सब ग्राउंड बाय बॉल कमेंट्री है, इसका कुछ खास यूज नहीं आएगा अपने, क्योंकि ये चीज तो इवेंचुअली बदल जाएगी, कुछ महीनों में क्लियर कम्युनिकेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बट इस टॉपिक को लेने का मतलब ये था कि मैं आपको बताऊं कि इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज क्या है ना। और ये बार बार न्यूज में आते रहता है, तो हर महीने तो कवर करने का कोई लॉजिक नहीं है, बट हर 3-4 महीने कवर कर देते हैं, सो दैट कि जो नए स्टूडेंट है वो भी समझ में आ जाए और पुराने स्टूडेंट को भी थोड़ा पता चलने लगे कि अभी रिसेंट में क्या चल रहा है। समझ में आ रही बात है ना। चैलेंजेस टू रिटर्निंग टू 2020 स्टेटस को, अभी चैलेंज क्या है कि स्टेटस को मतलब जो उस समय का स्थिति था वहां तक रिटर्न होना है। 2020 में चाइना अंदर घुस रहा था, तो उस समय के स्टेटस पे रिटर्न होना। बफर जोन को स्टैब्लिश करना है। बफर जोन वैसे जोन को बोलते हैं ना इंडिया की आर्मी जा रही है ना चाइनीज आर्मी जा रही है, उसको स्टोर करना है, रीस्टोर करना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो यही सब बात है। डोकलाम लाइक सिनेरियो बताया था ना 2017 में, कहां पे स्टैंड अप हुआ था? डोकलाम में। तो जब इंडिया चाइना और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, अलग से कंट्री वाइज पढ़ेंगे, तो ये डोकलाम वाला क्या था वो सब हम लोग समझेंगे। बट इतना तो समझ में आता है कि बॉर्डर है, तो बॉर्डर है तो दोनों साइड क्या रहती है? आर्मी है। एक साइड एक की आर्मी, दूसरे साइड दूसरे की आर्मी, दोनों आर्मी एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो जाती है, उसको स्टैंड ऑफ बोलते हैं। खड़ी हो जाती है मतलब वो चाहता है कि ये अंदर जाए, वो चाहता है कि ये अंदर जाए। और ये कहां पे होगा? जहां पे क्लियर बॉर्डर का डिमार्केशन नहीं है। उसको लगता है हमारा एरिया इधर तक है, इसको लगता है हमारा एरिया उधर तक। समझ में आ रही बात? ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान वाले इलाके में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये इंडिया और गुजरात वाले इलाके में देखने के लिए मिलता है क्या? पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान और राजस्थान वाले इलाके में देखने को मिलता है क्या? नहीं, क्योंकि वहां बॉर्डर का डिमार्केशन क्या है? काफी क्लियर। समझ में आ रही बात? दोनों अग्रीड है, सेटल्ड बॉर्डर है ना, ठीक है। थ्योरीज बिहाइंड चाइनाज एक्शन। अच्छा, चाइना क्यों एलएसी पे एक्शन कर रहा है, इंडिया के अंदर घुस रहा है? क्योंकि जब अभी जी जिनपिंग जब उनका प्रेसिडेंट बने थे, तो जी जिनपिंग ने बोला कि चाइना जो जो एरियाज को क्लेम करता है, मानता है कि चाइना का है, उस सबको एक्वायर कर लेना है ना। एवरी इंच ऑफ टेरिटरी, एवरी इंच ऑफ टेरिटरी को एक्वायर करना। इंच में बात करते हैं जी जिनपिंग। समझ में आई बात? तो चाइना हमेशा से ऐसा ही कंट्री रहा है, पावर ग्रैबिंग कंट्री। कैसा कंट्री? पावर ग्रैबिंग कंट्री रहा। बॉर्डर एग्रेशन, ताइवान इज लाइक उसको उठा लेना है। साउथ चाइना सी, ये भी चाइना प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। डोकलाम, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगह किसको चाहिए? चाइना को चाहिए। समझ में आ रही बात? ये है चाइना का प्रॉब्लम। इंडिया और चाइना कितने किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करते हैं? 3500 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो इंडिया चाइना मेजर इशू क्या है? बॉर्डर इशू है, बाउंड्री इशू है। और वो इशू है क्यों? वो इशू इसलिए है कि चाइना एक लैंड ग्रैबिंग स्टेट है। माइंडसेट उसका ऐसा है, लैंड को क्या करने का? ग्रैब करने का। विलेज में कुछ लोग होते हैं ना कि कोई वहां से शहर कमाने गया तो वहां का मेड़ खिसका के अलग कर देते हैं कि यहां तक मेरा था। वही है चाइना। समझ में आई बात? रातों रात मेड़ खिसका दिया, नहीं मेड़ तो यहां तक था, यहां तक जमीन है मेरी, ठीक है। फिर वो बोला जाए कि नहीं और नापी कर लेते हैं, वैसे मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो चाइना इज लाइक नहीं, मेजरमेंट तो नहीं होगा, यहां तक था तो था, खत्म बात, ठीक है। बुलाओ 4 डंडे वाले लठैत, ठीक है। तो ये है चाइना। रेस्पॉन्स टू इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया जो है 2014 के बाद से या 13 के बाद से बॉर्डर पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। पहले इंडिया बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप उतना नहीं करता था, है ना। इंडिया को ऐसा लगता था कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो कभी चाइना से वॉर हुआ तो उसकी आर्मी आराम से इधर अंदर चली आएगी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके, हमारा ही। बट हमारा माइंडसेट चेंज हुआ। फिर हमने सोचा कि अरे अगर बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारी आर्मी तो बॉर्डर तक जा पाएगी, वो ज्यादा जरूरी है बॉर्डर पे वॉर करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो ये हमने बॉर्डर पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और एक जगह है यहाँ पे जिसको बोलते हैं दौलत बेग ओल्डी, ये भी एलएसी के आसपास है। कहां पे है? एलएसी, दौलत बेग ओल्डी। वहां पे हमने क्या बनाया? हेलीपैड, छोटा सा एयरपैड टाइप बनाया, जहां पे हमारी आर्मी वगैरह, एयरफोर्स वगैरह उतर सके। समझ में आई बात? ये बात किसको अच्छा नहीं लगा? चाइना को अच्छा नहीं लगा। एयर स्ट्रिप्स हम लोगों ने बनाया है दौलत बेग ओल्डी पे, ठीक है।
China has unique vulnerabilities in Xinjiang and it's constructing infrastructure like the Tibet-Xinjiang railway and Karakoram 2 highway in Pakistan occupied Kashmir, है ना। यहां से ऊपर जाओगे तो इधर चाइना शुरू हो जाता है, इसलिए चाइना को क्या है, कंसर्न है कि यहां मत बनाओ। हमने बोला यार भाई हमारे साइड बना रहे हैं ना, तेरे साइड थोड़ी बना रहे हैं, बनाएंगे हम लोग। जम्मू एंड कश्मीर को हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया था 2019 में, स्पेशल स्टेटस हटा दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, उससे चाइना बहुत नाराज हो गया, ठीक है। उसके बाद 2020 से प्रॉब्लम शुरू हो गया। अभी क्या हो रहा है, अभी हमने जम्मू कश्मीर में वापस इलेक्शन कराया, तो अभी ये सब चीजें वापस पॉलिटिकली सब कुछ सेटल हो रहा है। तो पॉलिटिकली सब कुछ सेटल हो रहा है तो इंडिया चाइना के बीच में भी चीजें सेटल होने के लक्षण दिख रहे हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बस यही सब है, कुछ खास इसमें नहीं है। और एससीओ भी ये लोग मिलते थे, तो एससीओ भी मिलके इन लोगों ने अच्छी अच्छी बातें करी, वही सब लिखा हुआ है। एससीओ एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और अभी क्या चाहिए, नीड फॉर क्लैरिटी चाहिए, और ज्यादा क्या चाहिए, अभी क्लैरिटी आई नहीं है। पब्लिक ट्रस्ट को और क्या करना पड़ेगा, अभी बिल्ड करना पड़ेगा। पहला टॉपिक समझ में आया इंडिया चाइना के बीच में। टॉपिक का जो मेन एसेंस था वो एसेंस यही था कि जो 4-4.5 साल से बॉर्डर क्लैश चल रहा था वो अभी लग रहा है कि शांत हो जाएगा और अग्रीमेंट पे हम लोग पहुंच जाएंगे और चीजें वापस से इंडिया चाइना के बीच में वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी। क्लियर है, ठीक है। टॉपिक नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन। प्रिजन में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या आपको पता है ना। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑब्वियसली पहले होता ही था, अगर हम 30, 40, 50 साल पहले की बात करें। बहुत ज्यादा विलेजेस में थोड़ा बहुत अभी भी देखने के लिए मिल ही जाता है। सिटीज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। बस में हम कभी नहीं पूछते कि अगल बगल कौन बैठा है, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात। बस में, ट्रेन में एक साथ बैठ के, क्लास में, खाते खाते समय, कुछ भी करते समय, वी डू नॉट फील दैट, वी डू नॉट काउंटर दैट, बट थोड़ा विलेजेस में देखने को मिलता है। प्रिजन में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। प्रिजन में जो खाना बनाता है, जो काम साफ सफाई करते हैं, ये कौन होते हैं, प्रिजनर ही होते हैं। अलग से थोड़ी एम्प्लॉय रखेंगे वो लोग, ठीक है कि नहीं, तुम अच्छे से रहो प्रिजन के अंदर, तुम्हारे लिए अलग से एम्प्लॉय रखे। उसी में से कुछ लोग क्या हो जाते हैं, कुक हो जाते हैं, है ना। उसी में से कुछ लोग अगर क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि कास्ट बेस्ड, है ना, लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट जिनको बोला जाता है, उनको क्लीनिंग वगैरह का टास्क दे दिया जाता है प्रिजन में, और सो कॉल्ड अपर कास्ट को कुकिंग वगैरह का या अदर काम दे दिया जाता है। तो ये प्रिजन में डिस्क्रिमिनेशन होते आ रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करने की बात कही है और बोला है कि ये तो ऑब्वियसली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। हमारा आर्टिकल अगर हम पढ़ेंगे 15, 16 पढ़ते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 15 और 16 क्या बोलता है, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ना। तो प्रिजन भी एक पब्लिक प्लेस है कि नहीं है, कैसा प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या आया है, रूलिंग आया है, और वो भी उसके लिए भी केस हुआ है। सोचो, है ना, किसी को ऐसा काम मिला होगा कास्ट बेस्ड, उसने मना किया होगा, फिर ये केस गया है सुप्रीम कोर्ट में। अक्टूबर 3, 2024, शुकन्या शांथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन प्रिजन रूल्स में था दैट सेग्रीगेटेड प्रिजनर्स बेस्ड ऑन कास्ट। प्रिजनर को भी कास्ट के बेसिस पे क्या किया जा रहा था, सेग्रीगेट किया जा रहा था। अब इसको देख के ये कहां कहां यूज कर सकते हो, आपको पता है। ये टॉपिक आप यूज कर सकते हो जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 में कास्ट करके सोसाइटी में चीजें पढ़नी, डायरेक्टली यू कैन यूज दैट इन जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 में आता है सोशल जस्टिस गवर्नेंस पॉलिटी, है ना। डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी आप इसको यूज कर सकते है ना। सोशल जस्टिस में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब पढ़ना होता है, वल्नरेबल कम्युनिटीज पढ़ना होता है। समझ में आ रही बात। जीएस पेपर 3 में इसका कुछ खास रूल नहीं आना चाहिए। फिर जीएस पेपर 4 में एथिक्स में इसका क्या आ जाएगा, रोल आ जाएगा। ऐसे में भी आप इसको एज ए चीज कोट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। समझ में आई बात, है ना। कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन हो रहा था, वायलेशन ऑफ राइट्स बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, और क्या वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 15 वायलेट हो रहा है। अगर हम लोग कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, प्रिजन्स में कर रहे हैं। तो जुडिशियल कंसिस्टेंसी, दिस रूलिंग फॉलोज पास्ट डिसीजन वेयर कोर्ट्स हैव नलिफाइड प्रिजन रूल्स। पास्ट में कोर्ट ने
प्रिजन रूल्स को क्या किया है, नलीफाई किया है, दैट वेर आर्बिट्रेरी, इररेशनल और बेस्ड ऑन प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स। समझ में आई बात। पहले भी प्रिजन के बहुत सारे रूल्स ऐसे रहे हैं जिसको अलग अलग कोर्ट्स ने, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने, अलग अलग जगह की हाई कोर्ट ने क्या किया है, नलीफाई किया है। ठीक है, अभी अभी क्या नलीफाई किया गया है कि प्रिजनर बेस्ड ऑन कास्ट नहीं रखा जाएगा, सबको एक साथ इक्वल ट्रीटमेंट के साथ रखा जाएगा। आर्टिकल 14, 15 समझते हो, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात कौन करता है, आर्टिकल 14 कि लॉ के सामने क्या है, सब इक्वल है, तो सेग्रीगेशन किस बात का। और 15 क्या कहता है, किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात करता है एट द बेसिस ऑफ R2 CSP, है ना, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन हो रहा है, दैट इज ऑब्वियसली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया है, खारिज किया। अब ये प्रीवियस जजमेंट्स है, प्रीवियस जजमेंट हमारे बहुत ज्यादा काम की नहीं आएंगी, बट इसमें 4-5 में जो आपको एक अच्छा लगे वो याद रख सकते हो, बट रिसेंट जजमेंट काम की है। रिसेंट जजमेंट को आपको डायरेक्टली यूज करना है कहां पे, एग्जाम्स में। प्रीवियस जजमेंट में भी कोई एक दो याद कर सकते हो, यहाँ पे 6-7 जजमेंट है, उतना ज्यादा हमें याद करने की रखने की जरूरत नहीं। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द इशू एंड यूज द इशू इन आवर मेंस आंसर। समझ में आ रही बात। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ना, कुछ ट्विस्ट करके, यूपीएससी तो पक्का पूछ सकता है। इकोनॉमिक स्टेटस बेस्ड सेग्रीगेशन होता था, सोचो इकोनॉमिक स्टेटस बेस्ड सेग्रीगेशन कब होता था, 1980 में होता था। प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद पंजाब पुलिस रूल दैट क्लासिफाइड अंडर ट्रायल प्रिजनर। दो तरह के प्रिजनर हो गए, एक प्रिजनर जो कन्विक्टेड है, जिनका गिल्ट प्रूफ हो चुका है कि वो गिल्टी ही है, क्रिमिनल ही है। दूसरा जो अंडर ट्रायल है, अभी तक ट्रायल उनका चल रहा है, अभी कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी कोर्ट ने कुछ सजा नहीं सुनाई। तो अंडर ट्रायल में भी दो तरह का प्रिजनर बनाते थे पुलिस वाले, एक बेटर क्लास और एक ऑर्डिनरी, मतलब रिच, है ना, और पढ़े लिखे, और एक ऑर्डिनरी। रिच लोगों को हैंडकफ वगैरह नहीं लगता था, ऑर्डिनरी लोगों को क्या लगता था, हैंडकफ लगता था ओनली। और ये रूल्स है, इट्स नॉट लाइक कि ऊपर ऊपर से चल रहा है सब कुछ। ओनली बेटर क्लास प्रिजनर वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वेयरिंग हैंडकफ्स which the court ruled unconstitutional। जिसको कोर्ट ने क्या बोला, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किसी को भी क्या नहीं लगाओ, हैंडकफ नहीं लगाओ, जो भी ट्रायल में चल रहा है। रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन राइट, है ना, ये एक केस हो गया। ये फिर दूसरा केस है, इन इनांसियो मैनुअल मिरांडा वर्सेस स्टेट, द बॉम्बे हाई कोर्ट फाउंड रूल्स लिमिटिंग द नंबर्स ऑफ लेटर्स अ प्रिजनर्स कुड राइट पर मंथ बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, है ना, कितना लेटर कोई प्रिजनर लिख पाएगा अपने घर वालों को। क्योंकि बात कब की चल रही है बेटा, 1988 की। तब कौन सा व्हाट्सएप था, और व्हाट्सएप था भी तो कौन सा मोबाइल दिया जाता है। काम कैसे होता था, लेटर लिख के होता था, चिट्ठी पत्री जाती थी। तो कितना कोई लेटर लिख पाएगा, उसमें भी क्लासिफिकेशन था, क्लास 1 क्लास 2। सोचो लेटर लिखवाने में क्लासिफिकेशन था, जिसको क्या किया, है ना, जिसको कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के क्या है, अगेंस्ट है। समझ में आ रही बात। ये पास्ट जजमेंट बता रहा हूं, ये जजमेंट है 80 का, ये जजमेंट है 88 का। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन लगेगा, कास्ट बेस्ड लेबर सेग्रीगेशन हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुकन्या सांथा केस में रियलाइज किया है ना, अभी बताया ना मैंने, यही केस तो मेन अभी चल रहा है, ये आपको पता होना ही चाहिए। प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। डिसीजन ऑफ फ्यूचर रिफॉर्म, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड स्टेट टू अमेंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एंड रूल्स टू अपहोल्ड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग स्टेट्स को सबको डायरेक्शन दिया है कि जो भी प्रिजन्स को लेकर रूल्स हैं उनको क्या करे, अमेंड करे, सो दैट कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस क्या हो सके, रुक सके। समझ में आ रहा है ना, आसान तो है ना, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, केस ऑन पॉलिटिकल प्रिजनर, हाई कोर्ट रूलिंग ऑन पॉलिटिकल प्रिजनर क्लासिफिकेशन 2012 का है ये। ट्रायल कोर्ट इनिशियल रिजेक्शन, है ना, हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशन। तो ये वे फॉरवर्ड पुराने लॉज जो है 1967 के, है ना, जैसे एक पॉलिटिकल प्रिजनर क्लासिफाई किया जाता है, पॉलिटिकल प्रिजनर, है ना, जिसको पॉलिटिक्स के बेसिस पे, या मतलब मान लो कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, डिसेंट कर रहा है, समझ में आई बात, गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसका व्यू पॉइंट है, उसमें कुछ वो पकड़ा गया, तो उनको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर। और पॉलिटिकल प्रिजनर को राइट ज्यादा मिलता है, उनको पेपर वेपर सब कुछ, न्यूज़पेपर सब चीज मिलता है ना। पॉलिटिकल प्रिजनर ब्रिटिश क्लासिफाई करते थे, ठीक है, एक क्रिमिनल हो गया,
जो चोरी वोरी कुछ भी डकैती मर्डर करके आ रहा है ना, ठीक है, वो लोग जो भगत सिंह जैसे लोगों को एक्सट्रीमिस्ट में रखते हैं, वैसे नॉर्मल क्रिमिनल में। और पॉलिटिकल प्रिजनर गांधी जी वांधी जी को किस में रखते हैं? पॉलिटिकल प्रिजनर की, ये शांति वाले हैं। समझ में आ रही बात? तो अभी भी पॉलिटिकल प्रिजनर क्लासिफाई होता है। हाई कोर्ट रूलिंग ऑन पॉलिटिकल प्रिजनर अगस्त 2012, कैलकाता हाई कोर्ट रूल्ड ऑन 3 पिटिशंस, 12 की बात हो रही है, रिगार्डिंग विदर माओइस्ट चार्ज अंडर अनलॉफुल एक्ट कुड बी क्लासिफाइड एज पॉलिटिकल प्रिजनर। माओइस्ट का नाम सुना है आप लोग? जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, है ना। माओइज्म कहां से? यहाँ एक बगल में गांव है, थोड़ा आगे जाके बंगाल में, क्या नाम है बोलो? नक्सलबाड़ी। वहां से माओइज्म इवॉल्व हुआ है ना इंडिया में, ठीक है। माओ कौन है? चाइना का वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन करने वाला चाइनीज पर्सन जो है, जिसका नाम क्या है? माओ, है ना, ठीक है। तो माओइज्म आप समझते हो, तो फिर माओ को भी, माओइज्म को भी पॉलिटिकल प्रिजनर क्लासिफाई करने की बात चल रही थी, वो भी था, ठीक है। बट मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि पॉलिटिकल प्रिजनर वगैरह कोई भी क्लासिफिकेशन गलत है, सबको क्या दो? इक्वल राइट। समझ में आ रही बात? ठीक है, बस यही है। एम्यूनिटीज फॉर डिग्निफाइड ट्रीटमेंट दो। बेसिक एम्यूनिटीज पॉलिटिकल प्रिजनर को क्या मिलता है? बेसिक एम्यूनिटीज पॉलिटिकल प्रिजनर को मिलता है, चेयर मिलता है, टेबल मिलता है, मैट्रेस मिलता है, गद्दा, कुकिंग फैसिलिटीज मिलती है, राइटिंग मटेरियल मिलता है। पॉलिटिकल प्रिजनर है भाई, है ना। हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने बहुत सारे बुक निकाल दिए, है ना, नाम सुना है? एक एग्जाम्पल दो। नहीं, महात्मा गांधी तो ठीक है, एक बेस्ट एग्जाम्पल इसको बोला जाता है ना, ठीक है। उनका नाम सुना है आप लोगों ने? तिलक, क्या नाम है पूरा? बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने गीता रहस्य लिखा, क्या लिखा था? गीता रहस्य। कहां लिख दिया था? जेल में लिख दिया था। और वो जेल अंडा सेल जैसा होता है ना, जहां पूरा बॉडी भी ऐसा नहीं आएगा, टेढ़ा करके आएगा, ठीक है। तो मिलता था, तभी तो लिख पाते थे, न्यूज़पेपर वगैरह सब मिलेगा। एक्सटेंशन टू ऑल प्रिजनर्स, तो कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो इनको मिलता है सारे प्रिजनर को मिलना चाहिए, है ना। टेबल चेयर, अरे भाई पढ़ना नहीं है तो न्यूज़पेपर मत दो, बट टेबल चेयर तो दो, ठीक है। री इवेल्युएशन ऑफ प्रिजनर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। रिफॉर्म्स मॉडल प्रिजन मैनुअल को इंप्लीमेंट करो। डिग्निफाइड प्रिजन लाइफ को इंश्योर करो। प्रिजन में भी इंसान इंसान ही है, तो उसका लाइफ क्या होना चाहिए? डिग्निफाइड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, इंडिया, ट्रंप एंड द क्राइसिस इन मल्टीलैटरलिज्म। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं ऐसे ही समझा देता हूं, है ना, क्योंकि ये बहुत पुराना टॉपिक है। ट्रंप दोबारा आया है, तो जब ट्रंप दोबारा आया है तो क्या करके आया है, क्या करेगा आके, ये सब पूरा चीज इसमें चल रहा है ना। मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है? फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीलैटरलिज्म। मल्टी, मल्टी मतलब मेनी कंट्रीज। मेनी कंट्रीज जब मिलके एक ग्रुप फॉर्म करती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? मल्टीलैटरलिज्म। और वहां पे कैसी बातें होती हैं? बोलो, कोऑपरेशन की बातें होती, ठीक है। जैसे यूनाइटेड नेशन है, वहां पे कैसी बातें होती हैं? कोऑपरेशन की बातें। वो कैसा ग्रुप है? मल्टीलैटरलिज्म। तो लास्ट टाइम ट्रंप आया था तो उसने बोला था, देखो जो क्लाइमेट चेंज की बातें कर रहे हो UNFCCC के अंदर, उसमें एक अग्रीमेंट है, पेरिस अग्रीमेंट। कौन सा अग्रीमेंट? पेरिस। इसको बोलते हैं COP 21। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टी जितनी बार मिलती हैं उसको क्या बोल देते हैं? कॉप। समझ में आई बात? तो ये 2015 का एग्रीमेंट था, जिसको सारी कंट्रीज ने साइन किया था कि हमें अपना अपना कार्बन रिडक्शन क्या करना है, कार्बन एमिशन को क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो उस समय ओबामा ने भी साइन कर किया हुआ था। बाद में जब ट्रंप आया, प्रेसिडेंट बोला, तो बोला कि नहीं नहीं, हम इन सब चीज को नहीं मानते, इसमें हमारे पे बर्डन ज्यादा है कार्बन को रिड्यूस करने का, है ना। उसने क्या बोला? अमेरिका फर्स्ट, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। उसने बोला इतना ठंडा है, थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग होने दो यार, क्योंकि अमेरिका में तो ठंडा रहता ही है। समझ में आई बात? फिर 1-2 साल बाद जो गर्मी पड़ा अमेरिका में, है ना, ठीक है, हीट वेव जो चला, तब तक ट्रंप बदल गया था, ठीक। तो COP 21 से बाहर हो गया। और किससे बाहर हो गया?
कोविड आया, कोविड के टाइम में भी ट्रम्प था, है ना। कोविड आया, बोला डब्ल्यूएचओ तो चाइना के फेवर में काम कर रही है, डब्ल्यूएचओ से बाहर, ठीक है। उसके अलावा यूनेस्को क्या करता है, डेजिग्नेट करता है लोकेशंस को, हेरिटेज को लोकेट करता है ना। तो यूनेस्को ने इजराइल को बाहर कर दिया, या इजराइल पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, बाहर नहीं किया, सैंक्शंस लगाए। इजराइल जो है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पैलेस्तीन में, उनको बॉम्बार्डिंग करते रहता है या नुकसान पहुंचाता है, समझ में आई बात, उन पे सैंक्शन लगाया। इजराइल को अपना बच्चा समझता है यूएसए, तो ट्रंप ने बोला ऐसा ऐसा क्या, तो चलो ठीक है, फिर हम लोग यूनेस्को से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। उसका एक ही उपाय दिख रहा था उसको, क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, ट्रेड करवाना, क्या करवाना, ट्रेड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, है ना। ट्रंप इज लाइक रूल रेगुलेशन हमारे फेवर में नहीं है, बाहर हो जाता है। तो बाहर हो जाना मतलब इसको एक तरह से डिफंक्ट कर दिया, क्या कर दिया, डिफंक्ट, इसमें काम ही नहीं हो रहा था डब्ल्यूटीओ में, समझ में आई बात। तो मल्टीलैटरलिज्म को तो एकदम परखच्चे उड़ा दिए थे ट्रंप ने, ठीक है। फिर वापस बिडेन आया, तो बिडेन इज लाइक कि चलो चलो एक एक करके ग्रुप क्या किए, ज्वाइन किए, फिर वापस से COP21 ज्वाइन किया, ठीक है। फिर वापस से धीरे धीरे चीजों को क्या किया है, ज्वाइन किया है, ठीक है। वापस से ट्रंप आ गया तो वापस से क्या उड़ेंगे, परखच्चे उड़ने वाले, समझ में आई बात। यही बात हो रहा है, अभी वापस COP चल रहा है, लेटेस्ट, है ना, आने वाला है। और ये कहां होने वाला है, अजरबैजान बाकू में होने वाला है। लास्ट क्लास में कभी लिया था ना, करंट अफेयर्स में, ठीक है। और इस बार वहां कोई नहीं जा रहा, मोदी जी भी नहीं जा रहे, बिडेन भी नहीं जा रहा। बिडेन सोच रहा है जाके करके लेंगे, अगले बार तो ट्रंप ही रहेगा। इलेक्शन हो गया, तो इलेक्शन के तुरंत बाद वहां पे गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, टाइम लगता है ना। वहां पे 6-8 मंथ्स या 9 मंथ्स कुछ टाइम है, ठीक है। वो पूरा टेन्योर अभी कंप्लीट नहीं हुआ रहता, पहले ही इलेक्शन हो जाता है, समझ में आई बात। तो बिडेन सोच रहा है जाके करेंगे क्या, ये तो वापस बाहर बोलेगा, ठीक है। तो कोई जा ही नहीं रहा, अपने जूनियर लीडर्स को सब लोग भेज रहे हैं वहां पे। तो सोचो कि मतलब अभी से इंपॉर्टेंस कम होना चालू हो गया। ट्रंप इज लाइक, यार ट्रंप ही था जो अफगानिस्तान से अपनी मिलिट्री बुला ली कि हाँ हाँ हमारा अमेरिका का पैसा क्यों खर्च हो बाकी जगह, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट बाकी सब बाद में ठीक है। तो ट्रंप ने जो नाच नचाया था 4 साल, वो वापस शुरू होने वाला है। तो वही है, मल्टीलैटरलिज्म पे क्या क्रिएट होने वाला है, इशू क्रिएट होने वाला है, समझ में आई बात, है ना। एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक के अराउंड जो कंट्रीज थी, है ना, उन सब का पार्टनरशिप होने वाला था, जिसमें से ट्रंप ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं तो नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, यूएसए नहीं पार्टिसिपेट करेगा, समझ में आई बात। तो ये क्या करता है, ट्रंप अपने हिसाब से सब पॉलिसीज बनाता है, अपने हिसाब से देखता है, मल्टीलैटरलिज्म का एकदम परखच्चे उड़ा के रखता है। तो इंडिया, ट्रंप एंड द क्राइसिस इन मल्टीलैटरलिज्म, ये इंडिया में आईआर के वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सी राजा मोहन, ठीक है। ये इंडियन एक्सप्रेस में लिखते रहते हैं, ठीक है, बढ़िया लिखते हैं, अ लेस ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये पढ़ के फिर मुझे आर्टिकल पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, इसमें क्या है, आई ऑलरेडी अंडरस्टूड बिकॉज आई एम फॉलोइंग आईआर फ्रॉम लास्ट 11-12 ईयर्स, है ना। तो क्या चल रहा है ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब बाकी जो लोग रिसेंटली पढ़ाना शुरू किए होंगे आईआर, उनको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या ट्रंप करके गया था, ठीक है। तो जो करके गया था दैट वी ऑलरेडी नो, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बस इसको पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, एक और फोरम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक और फोरम है G20 तो आप जानते ही हो। अलग अलग ग्लोबल वर्ल्ड है ना, अलग अलग मल्टीलेटरल, जैसे आप 10 व्हाट्सएप ग्रुप रखते हो ना, वैसे ही बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है वर्ल्ड में, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एपेक्स, पेरू, ट्रंप इंपैक्ट ऑन मल्टीलैटरलिज्म इन हिज फर्स्ट टर्म कब से कब था, 17 से लेके 21 तक। पेरिस एग्रीमेंट से बाहर, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर, यूनेस्को से बाहर, डब्ल्यूएचओ से बाहर, ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर, सबसे बाहर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का क्या होने लगा, इरोजन होने लगा, अमेरिका फर्स्ट के नारे लगाने लगा, ठीक है। अब पेरिस एग्रीमेंट क्या था, ये यहां बताया गया है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या था, ये यहां बताया गया है। यूनेस्को क्या है, ये यहां बताया गया है। सबका बेसिक बता दिया है मैंने, ठीक है, कि जब आप पढ़ो तो आपको वैसा नहीं लगे कि आपको कुछ आता नहीं। डोमेस्टिक बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलिज्म, ग्लोबलिज्म के अगेंस्ट में, ग्लोबलिज्म मतलब वही मल्टीलैटरलिज्म, है ना, उसके अगेंस्ट में बैकलैश था। बैकलैश कहां पे, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब यूएस के बारे में बात हो रही है, ट्रंप के बारे में बात हो रही है,
है ना। यूएस में लोग बोलते थे कि ये इंडियन आ जाते हैं और हमारा सारा जॉब खा जाते हैं, ठीक है, और बाकी जगह ट्रेड करके हमको नुकसान होता है, चाहे चाइना से ट्रेड करे चाहे इंडिया से ट्रेड करे। तो वहां पे ग्लोबलिज्म के अगेंस्ट में क्या था, बैकलैश था। और ट्रम्प एक क्या है, पॉपुलिस्ट लीडर है ना, दे आर लाइक अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, ग्लोबल से उतना ज्यादा मतलब नहीं है। बिडेन ने अटेम्प्ट किया था मल्टीलेटरलिज्म को रिस्टोर करने का, सबको ज्वाइन वाइन किया, ठीक बात है, बट यहां पे वापस सब बाहर, सब बाहर, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें होने वाली। ग्लोबल लीडर रिस्पॉन्स एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में कोई गया नहीं अभी, अभी जो होने वाला है ना, कोई नहीं जा रहा। देखो ये रहा एपेक, एपेक के बारे में बताया गया है ना। एपेक क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक, पैसिफिक तो ओशन समझते हो, थोड़ा एशिया भी ले लो, उसका एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं एपेक ग्रुप। जो भी ये ग्रुप है ना, G20, एपेक, समझ में आ रही बात, बहुत सारा ग्रुप जो है, यूएन भी है, यूएन तो मैं ऐसे भी क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। ये जितना ग्रुप्स है, ब्रिक्स ब्रिक्स एससीओ वगैरह, सब मैं एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। अभी ऑब्वियसली प्रीलिम्स से पहले बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से देखोगे और हमेशा वो प्ले स्टोर में पड़ा रहेगा, जब चाहो तब देखो, ठीक है, मजेदार रहेगा, ठीक है। बस ये सारा कुछ, ये एपेक की कंट्रीज हैं इसमें। खैर एपेक से हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। वैसे ही जब बिडेन साहब आए थे तो बिडेन साहब ने IPEF एक ग्रुप बनाया, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें इंडिया को भी लिया, आसपास की कंट्रीज को भी लिया, यूएस को भी लिया। अब इसका भी क्या फ्यूचर है, खतरे में है, क्योंकि ट्रंप किसी को लाइक नहीं करता। G20 का पर्पस भी कुछ पता नहीं ट्रंप आने से क्या होगा, ठीक है। तो ये सारा पूरा रोना रोया गया है इस पूरे आर्टिकल में कि फिर से ट्रंप आएगा और फिर से मल्टीलैटरलिज्म का रोना रोया जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। और कुछ इस टॉपिक में और कुछ नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट, है ना। बट इससे आपको ये पता चल जाएगा मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है और ट्रंप क्या करके गया है। दैट इज अ वेरी, अगर अभी मेंस होने वाला होता यूपीएससी का तो पक्का ये मेंस का क्वेश्चन बनता 10 या 15 मार्क्स का, है ना, ठीक है। इतना इसका रेलेवेंस है इस टॉपिक का, रेलेवेंस वाइज इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रेवेन्यू सोर्स का ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या है बताओगे, व्हाट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस? अच्छा, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हो। अच्छा, एक से पंचायत आया, मतलब पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा स्टेटस मिला, दूसरे से म्यूनिसिपैलिटीज को मिला, है ना। म्यूनिसिपैलिटीज यहाँ काम करती है, कूड़ा उड़ा उठाने के लिए उनके लोग आते हैं, साफ सफाई करने के लिए आते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री किसको मैनेज करना है उनको करना है, भरालू किसको क्लीन करना है उनको करना है, फ्लड होने से किसको बचाना है उनको बचाना है ना। प्राइमरी एजुकेशन किसको मैनेज करना है, उनके अपने स्कूल भी हो सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल, जिसको वो लोग मैनेज करेंगे। समझ में आई बात? तो बहुत सारा काम किसको करना होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को करना होता है, ठीक है। जहां भी लोगों को जलाया जाएगा या ऐसा कुछ मैनेज जो करना है, क्रिमेटरी ग्राउंड्स वगैरह सब कुछ किसको मैनेज करना है, म्यूनिसिपल। अगर मैनेज करना है मतलब इतना उसका फंक्शन है, फंक्शन होगा तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पैसा, फंड। तो हमेशा ये चीज बोली जाती है कि लोकल बॉडीज फंड के लिए परेशान रहती है इंडिया में। किस चीज के लिए, फंड के लिए, है ना। पैसे नहीं मिलते उनको, पैसे उनको दान में मिलते हैं। दान को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रांट, इकोनॉमिक्स में खासकर, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो इनको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। जबकि बाकी कंट्रीज देख लो, सिंगापुर देख लो, चाइना देख लो, जर्मनी देख लो, है ना, वहां पे अर्बन बॉडीज के बाद बहुत पैसा रहता है। समझ में आई बात? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद बहुत पैसा रहता है, खुद का पैसा, खुद का जनरेट किया हुआ, खुद से टैक्स लगा के, खुद से सारी चीजें करके। समझ में आ रही बात? इस बार अच्छी बात यह है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू सोर्स जो है वो बढ़ा है, खुद का सोर्स बढ़ा है। ग्रांट से जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा, बट खुद का रेवेन्यू सोर्स क्या है, समझ में आई बात? ये एक अच्छी बात, तो इसीलिए आर्टिकल डिस्कस हो रहा है ना। एक रिपोर्ट आया, रिपोर्ट किसका है, आरबीआई का। द आर्टिकल डिस्कसेस द इवॉल्विंग फिस्कल लैंडस्केप ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया, फोकसिंग ऑन देयर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पैटर्न एज हाईलाइटेड इन रिसेंट रिपोर्ट बाई आरबीआई। किसने हाईलाइट किया इसको, आरबीआई ने।
In financial year 24, municipal corporation in India are projected to generate 50% of their revenue. Financial year 24 में अपने रेवेन्यू का जितना पैसा उसके पास आता है उसका 50% खुद से जनरेट कौन कर लेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. दैट इज अ वेरी गुड साइन. समझ में आ रही बात? फ्रॉम ओन सोर्सेज, खुद के सोर्सेज, सच एज टैक्सेज, वो भी टैक्स लगाते हैं, फीस पानी वानी का है ना, एंड यूजर चार्जेस, पार्क वार्क घूम रहे हो तो फीस लगता है कि नहीं, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए. समझ में आई बात? 25% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ग्रांट्स. समझ रहे हो ना ग्रांट्स का मतलब? प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. द रिमेनिंग रेवेन्यू इज सोर्स फ्रॉम रेंटल इनकम. है ना, बहुत सारी बिल्डिंगें इनकी है, रेंट वेंट के इनकम से बाकी रेवेन्यू इनके पास आ जाता है या इन्वेस्ट करने से आ जाता है. बट टैक्सेज से, फीस से, यूजर चार्जेस से कितना आ जाएगा इस बार? 50% आ जाएगा. दैट इज अ गुड अमाउंट. समझ में आ रही बात है ना? ये समझे? अरे बोलो. हाँ. आरबीआई रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फाइनेंस, ये रिपोर्ट आपको याद रहना चाहिए. ये रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2. भाई जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 में एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन. क्या है? अर्बनाइजेशन. रिपीट आफ्टर मी, अर्बनाइजेशन. और जीएस पेपर 2 में क्या है? अर्बन लोकल गवर्नेंस. इन बोथ द टॉपिक्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझ में आ रही बात है ना? तो ये रिपोर्ट जो है वो क्या बोलती है? द लेटेस्ट आरबीआई रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फाइनेंस असेस दैट फिजिकल स्टेटस ऑफ 232 municipal corporation from financial year 20 to financial year 24. The report focuses on own sources of revenue generation in municipal corporation, opportunities and challenges. ये पूरा उसका नाम है, रिपोर्ट का नाम है ना? ये तो नाम याद रखो, आरबीआई रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फाइनेंस, इतना नाम तो याद रहेगा. ये बड़ा वाला नाम नहीं याद भी रहे तो समझ में आ रही बात? ठीक है, इसी को हम कोट कर सकते हैं. Scope has been expanded from previous editions, now including findings from a primary survey on property tax. प्रॉपर्टी टैक्स पे क्या किया गया है? सर्वे. प्रॉपर्टी टैक्स जनरली कौन लगाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. समझ में? ये प्रॉपर्टी है, घर है, बिल्डिंग है, इसका भी प्रॉपर्टी टैक्स ईयरली जाता होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. समझ गए? ठीक है. अच्छा, ओन रेवेन्यू में खाली टैक्सेज से जो रेवेन्यू इनके पास पहले आता था वो कितना है? 27.3. अब कितना हो जाएगा? 30. फीस और यूजर चार्ज से जो रेवेन्यू पहले 18.7% आता था अब कितना आएगा? 20.2. परसेंटेज बढ़ा है, टोटल अमाउंट तो बढ़ा ही होगा. समझ में आई बात? ठीक है. डिक्रीज इन डिपेंडेंसी ऑन ग्रांट. ग्रांट पर जो डिपेंडेंसी है वो क्या हुआ है? कम हुआ. स्टेबिलिटी इन अदर इनकम. अदर इनकम में भी क्या आया है? स्टेबिलिटी आया. तो सारी बातें अच्छी हैं कि नहीं? सारी बातें क्या है? अच्छी. ये सब पूरा चार्ट दे दिया आरबीआई ने, है ना? चार्ट देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो. लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ट्रेंड क्या है? डिक्लाइन इन ओन टैक्स रेवेन्यू पोस्ट जीएसटी. जीएसटी के लॉन्ग टर्म की बात करें अगर तो जीएसटी 2000 कब आया? 16 में, है ना? 17 से इंप्लीमेंट हो गया. 17 के बाद से अपना ओन टैक्स रेवेन्यू में क्या आया है? डिक्लाइन आया. कई बार बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते हैं कि जीएसटी के दो टुकड़ा करते हो ना, एसजीएसटी, सीजीएसटी. एक एलजीएसटी भी कर दो, लोकल जीएसटी, जो किसको जाए? या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या तो पंचायत को. यार उनको भी एक शेयर दे दो, इक्वल नहीं दो. 40% खुद रखो, 20 उनको भी दो बेचारों को डायरेक्टली. ग्रांट में दे रहे हो तो खराब लग रहा है ना, ऐसा डायरेक्ट टैक्स आएगा तो अच्छा लगेगा. समझ में आई बात है ना? जीएसटी के बाद से उनके अपने सोर्सेज क्या हो गए हैं? काफी कम हो गए. इन फाइनेंशियल ईयर 17 की बात चल रही है ना? लॉन्ग टर्म. अभी पहले क्या कर रहे थे हम लोग? पहले हम लोग क्या कर रहे थे? शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म में कहां से बात हो रही है? 20 से. तो कंपैरिजन कहां से हो रहा है? 20 से. लॉन्ग टर्म में कंपैरिजन कहां से हो रहा है? 17 से और पहले से. तो 17 में तो जीएसटी आ गया, 17 से 20 तक कम ही हुआ था थोड़ा. फाइनेंशियल ईयर 17 ओन टैक्स रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूटेड 43%, ड्रॉपिंग टू 30% इन फाइनेंशियल ईयर 24. उस टाइम के कंपैरिजन से अगर 20 से 24 का कंपैरिजन किया जाए तो बड़ा है, 17 से 24 के किया जाए तो घटा है जीएसटी के बाद. ठीक है. तो यही सब बात हो रहा है और कुछ बात हो नहीं रहा है. कुछ कुछ स्टेट का नाम दे दिया गया है. कर्नाटका का टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा है ना? तेलंगाना, साउथ इंडियन का बहुत बढ़िया रहता है.
साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनका जो सिटीज है उनका टैक्स रेवेन्यू क्या रहता है, काफी अच्छा रहता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह का। ठीक है, और भी बातें हुई हैं, जो भी एक्सपेंडिचर क्वालिटी। अच्छा, पैसा अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आएगा तो खर्चा भी तो करेगी, खर्चे को क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। अभी मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपया आ रहा है, 8,000 का दारू पी जा रहे हो, अगली बार में 10,000 रुपया आ रहा है, 8,000 का तुम म्यूचुअल फंड लगा रहे हो, तो एक्सपेंडिचर क्वालिटी किसमें अच्छा है, दूसरे वाले में। तो वैसे ही एक्सपेंडिचर क्वालिटी क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है, किसका, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, क्या बढ़ा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले कितना था 56, अब कितना हो गया है 61। कैपिटल मतलब कैपिटल क्रिएट करना, पार्क बनाना, है ना, रोड्स स्ट्रीट्स बनाना, ये सब किस में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। समझ में आई बात। रेवेन्यू किस में आता है, सफाई कर दी, रोज सफाई होगा, समझ में आई बात। क्लीनिंग कर दी, रोज क्लीनिंग होगा। कैपिटल मतलब पार्क वार्क, स्टैचू स्टैचू, कुछ वैसा चीज बना दी जिससे परमानेंटली पैसा आएगा। चलो हो गया ये। फिर ये ट्रम्प वाला है, ठीक है, फिर इसको मैं समझा देता हूं, ठीक है। अमेरिका शिफ्टिंग ट्रेड वॉर फ्रॉम जापान टू चाइना एंड पॉसिबली इंडिया नेक्स्ट। ट्रेड समझते हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वॉर समझते हो, वॉर, ठीक है। तो ट्रेड वॉर जो है ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत जबरदस्त फीचर था। ट्रेड वॉर में क्या किया ट्रंप ने, ट्रेड वॉर में ट्रंप ने, जब ट्रंप आया तो चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट, अब देखो यूएस ट्रेड जो करता है चाइना के साथ बहुत ज्यादा करता है, और चाइना के साथ यूएस ट्रेड डेफिसिट में चलता है। किस में चलता है, इंडिया के साथ भी किस में चलता है, डेफिसिट में चलता है ना। तो वहां तो उसको लोगों को दिखाना है कि देखो हम तुम्हारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो चाइना से जो गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं उस पे उसने टैरिफ्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बहुत सारे गुड्स पे टैरिफ बढ़ा दिया, चाइना ने भी बढ़ा दिया फिर यूएस के गुड्स पे। तो टैरिफ बढ़ा दोगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम। उसी को बोल सकते हैं ट्रेड वॉर हो गया। क्या हो गया, ट्रेड वॉर हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो 1970s की बात है, हम लोग अभी की बात नहीं करते। पहले स्टार्ट हुआ जापान, ट्रंप से भी पहले, फिर चाइना और अब इंडिया। जापान से ट्रेड वार कब हुआ यूएस का, 1970s में। हिरोशिमा और नागासाकी तो बर्बाद कर दिया 45 में। फिर पूरा जापान भी तो बर्बाद होगा। धीरे धीरे जापान ने अपने आप को उभारना शुरू किया, और 1970 तक वापस जापान एकदम बोल रहा था इकोनॉमिक स्टेज पे, है ना। सोनी, फिलिप्स, सारी कंपनियां एकदम धकाधक धुआं उड़ाए हुई थी पूरे वर्ल्ड में। समझ में आ रही बात, है ना। और उस समय पे भी यूएस क्या करता, आरोप लगाता, एलिगेशन लगाता कि हमारी टेक्नोलॉजी को तुम लोगों ने ट्विस्ट कर लिया है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तुमने चुरा लिया है। समझ में आई बात, ठीक है। तो पहले उसने ट्रेड वार या टैरिफ वार किससे स्टार्ट किया, जापान से 1970s में, है ना। 2019 के आसपास जब ट्रंप आया इधर, 17 के आसपास, तो उसने किससे स्टार्ट किया, फिर चाइना से, ठीक है। और फिर इंडिया से भी स्टार्ट किया। इंडिया के भी बहुत सारे प्रोडक्ट पे टैरिफ बढ़ा दिया, स्टील पे। अभी 2-3 इंडस्ट्रीज इंडिया की हैं जो यूएस के पैरेलल है। एक है फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा मतलब मेडिसिन, सिरिंजेस, वैक्सीन, ये सब बनाने वाली इंडस्ट्री, जो इंडिया की बहुत अच्छी है और सस्ती भी है। और इंडिया के बहुत सारा ड्रग्स कहां बिकता है, यूएस में बिकता है। यूएस की भी मेडिसिन कंपनी है, उनको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा पैसे में बेचती है, और हमारी सस्ती बिक रही है, तो कौन बिकेगी ज्यादा, हमारी वाली बिकेगी। तो उस पर क्या कर सकता है ट्रंप, क्या कर सकता है, टैरिफ बढ़ा सकता है। स्टील है, स्टील में वी आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड, नंबर 1 इज ऑब्वियसली चाइना, है ना। तो चाइना के स्टील पे क्या लगाया यूएस ने, रिस्ट्रिक्शंस या टैरिफ। हमारे भी स्टील पे क्या लगा सकता है, टैरिफ लगाया भी था इनफैक्ट। समझ में आ रही बात। सर्विस सेक्टर है, आईटी इंडस्ट्रीज, उस पे भी यूएस वगैरह क्या लगा सकता है। इन 3-4 चीजों में क्या हो सकता है, इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड वॉर हो सकता है। समझ में आ रही बात, यही है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर समझ गए, है ना। आगे इंडिया भी हो सकता है, इंडिया को सावधान रहना चाहिए, है ना। एक होता है ग्लोबलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, मतलब यूएस क्या था, इंडिया को एक प्रेफरेंस देकर रखा था ट्रेड में, कि चलो इंडिया तुम एक डेवलपिंग कंट्री हो, तो तुम्हारे से जो हम लोग सामान खरीदेंगे उस पर हम लोग टैरिफ क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे।
तो हमारा इंडियन गुड्स यूएस में बहुत ज्यादा बिकता था, ठीक है। ट्रंप आया, ट्रंप ने वो प्रेफरेंस हटा दिया, बोला कि इंडिया इज नो लॉन्गर ए स्मॉल कंट्री, नो लॉन्गर ए स्मॉल इकोनॉमिक कंट्री, इंडिया बड़ा कंट्री है, इंडिया के साथ हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट भी है। समझ में आ रही बात? तो ट्रेड डेफिसिट है तो हमें क्या करना चाहिए, जो इसको प्रेफरेंस देते हैं उसको हटा देना चाहिए। तो उससे हमें बहुत लॉस हुआ, 8-10 बिलियन डॉलर का इमीडिएट लॉस हुआ, है ना, क्योंकि टैरिफ, अगर ऑब्वियसली टैरिफ बढ़ जाएगा तो हमारे प्रोडक्ट्स वहां कम बिकेंगे, कम बिकेंगे तो लॉस होगा कि नहीं, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और सब लोग जो हैं। समझ में आ रही बात? द आर्टिकल डिस्कसेस द इवॉल्विंग नेचर ऑफ यूएस ट्रेड वॉर एंड पोटेंशियल इंप्लीकेशन फॉर इंडिया, China's economic rise and the US trade war, rapid growth and trade surplus. Over the past few decades, China has grown into global manufacturing giant, lifting millions out of poverty while challenging Western-led economic norms. Western-led economic norm को चाइना ने क्या किया है, चैलेंज। With its annual trade surplus, कितना सरप्लस होता है चाइना का, 1 ट्रिलियन सरप्लस में रहता है वो, डेफिसिट में नहीं रहता, सबको बेचता ही है वो, बेचो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, खरीदता कम है। चाइना नाउ फेस इंटेंसिफाइड यूएस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि कौन आ गया है, ट्रंप आ गया है, ट्रेड वार अंडर ट्रंप, है ना। तो ट्रंप के एक पर्सन है ट्रंप के साथ काम करने वाले, जिनका नाम है रॉबर्ट लाइटजर, इनको काम दिया था ट्रंप ने, इसको फिर वो अपॉइंट करने वाला है, फिर वही सब ट्रेड वार करेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, सारा काम ट्रंप खुद करेगा थोड़ी करेगा। रॉबर्ट Emmett Lightger is an American attorney and government official who was US trade representative in the Trump administration from 17 to 21। हम लोग बोलते हैं ना कि यूएस जो है वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब बस प्रेसिडेंट को चुन के आएगा, बाकी गवर्नमेंट वो खुद बनाएगा। समझ में आई बात? यहाँ पे मिनिस्टर वही बनेंगे ना जो एमपी हैं, वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है। ये जरूरी क्या, वहां पे उसमें से बनेगा ही नहीं कोई। हिस्टोरिकल प्लेबुक, यूएस जापान ट्रेड वार कब हुआ, 70s, बताया ना। उनकी सोनी कंपनी, टोयोटा कंपनी, है ना, इस पे यूएस ने एलिगेशन लगाया कि तुम हमारा ही टेक्नोलॉजी चुरा के बेच रहे हो ये सब। अभी इंडिया पे क्या इंप्लीकेशन है, इंडिया का सेक्टर जो रिस्क में है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर रिस्क में है ट्रेड वॉर की वजह से। ठीक है, फिर से लाइटजर जो लास्ट टाइम था, तो लाइटजर ने क्या किया था, इंडिया का जो यूएस प्रेफरेंस देता था, प्रेफरेंस का नाम क्या था बोलो, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, वो हटा दिया तो हमारा गुड्स वहां महंगा हो गया, टैक्स बढ़ गया तो हमें कितने का लॉस हो गया, 5.7 बिलियन डॉलर। समझ में आई बात, है ना। ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस समझा दिया ना, यहां पे लिखा भी है। लाइटजर क्रिटिक ऑफ डब्ल्यूटीओ को भी क्रिटिक करता रहता है लाइटजर कि डब्ल्यूटीओ क्या जरूरत है, उससे यूएस का नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल क्या करने वाला है लाइटजर, अब तो आप समझ रहे हो, ठीक है। और यही सारी चीजें हैं, कुछ खास इसमें और ज्यादा है नहीं। इंडिया के वल्नरेबल सेक्टर्स, और बार बार इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हायर यूएस। अभी तो फिलहाल चाइना के साथ डायरेक्ट उसका वॉर होगा, इंडिया से थोड़ा कम होगा। तो चाइनीज जिन जिन गुड्स पे टैरिफ बढ़ाएगा, उस गुड्स पे, जिस गुड्स पे चाइनीज टैरिफ बढ़ेगा, उस गुड्स अगर इंडिया मैन्युफैक्चर करे तो इंडिया के लिए क्या है, फायदा है। समझ में आ रही बात, वो फायदा है बस। चलो हो गया। नाउ बात करते हैं लास्ट टॉपिक का। लास्ट टॉपिक काफी टेक्निकल है इकोनॉमिक्स वाइज, है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा जो टेक्निकलिटीज है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। जो इसमें बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक बात है। लास्ट टॉपिक इज डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, व्हाट मेक्स देम टू बिग टू फेल। 3 बड़े बड़े बैंक इंडिया में जिनको स्टेटस दिया गया है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के लिहाज से, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। समझ में आ रही बात? ये टू बिग टू फेल है, इतने बड़े बैंक है जो फेल नहीं हो सकते, या फेल होंगे तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी को चरमरा देंगे, है ना। तो फेल नहीं हो सकता, ये स्टेटस दे के आपने उस बैंक को बूस्ट किया तो उस बैंक में पैसे रखना, है ना, लोगों के लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप अपना पैसा वहां पे 10 करोड़ भी रखे हुए हो कि ये बैंक तो फेल नहीं होगी, क्योंकि बैंक्स में आपका सिर्फ 5 लाख तक का रुपया सेफ है।
अगर बैंक डूबा तो 5 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। 5 लाख मिलेगा तब जब 5 लाख से ऊपर होगा या 5 लाख होगा। ऐसा नहीं कि 50,000 आपके अकाउंट में और 5 लाख मिलेगा, वैसा नहीं होगा। समझ में आई बात। लेकिन अगर आपने 5 करोड़ रखा है, 10 लाख रखा है, 50 लाख रखा है और बैंक में क्राइसिस दिखेगा तो आप क्या करोगे, पैसा निकालोगे। तो सब पैसा निकालेंगे तो बैंक के पास वैसे भी पैसा नहीं रहेगा और क्राइसिस हो ही जाएगा। तो अभी थोड़ा चंदा कोचर जो थी आईसीआईसी के, उन पे एलिगेशंस लगा था 1-2 साल पहले, है ना, कि उन्होंने फेवर किया है वोडाकॉन, वीडियोकॉन वगैरह को, उनके हस्बैंड वहां काम करते थे, ये सब। तो भी आईसीआईसी को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आईसीआईसी को लेकर लोग कॉन्फिडेंस में थे कि दिस इज अ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, टू बिग टू फेल, इतना बड़ा है कि फेल नहीं होगा। ये स्टेटस कौन देता है बेटा, आरबीआई देता है। तो आरबीआई स्टेटस देने के लिए क्या क्राइटेरिया यूज करता है, बड़े बैंक्स लेता है ना, जिनका जो साइज है वो इंडिया के 2% ऑफ जीडीपी के बराबर। समझ में आई बात। छोटे बैंक को देखता भी नहीं, भले ही अच्छा काम कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे। बड़े बैंक्स में से चुनता है कि कौन बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है ना, उसमें से 3 बैंक को ये टैग मिला हुआ है। समझ में आई बात, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इनको पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट, आरबीआई का सपोर्ट है और सारी चीजें हैं। और ऐसा वर्ल्ड में भी कुछ बैंक्स को वर्ल्ड के लिए सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बोला गया। The article discusses the classification and regulatory statement for domestic systematically important bank as identified by RBI. कौन आइडेंटिफाई करता है, RBI. RBI has classified certain banks as domestic systematically important bank due to their significant role in India's financial stability. उनका बहुत ज्यादा क्या रोल है इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। RBI reaffirmed the designation of State Bank of India, वापस से रीअफॉर्म किया कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई क्या है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। समझ में आई बात, ठीक है। क्लासिफिकेशन कब हुआ, 2014 में। पहले एसबीआई और आईसीआईसीआई को टैग मिला, बाद में किसको मिला, एचडीएफसी को मिला, ठीक। दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट देयर ऑपरेशन कैन हैव अ मेजर इंपैक्ट और इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। अच्छा, पर्पस क्या है, ये बैंक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन लोगों ने लोन देकर रखा, बहुत बड़ा साइज है इनका, है ना, तो सिस्टम के लिए, कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू बिग टू फेल है, मोरल हैजार्ड, द टीबीटीएफ टू बिग टू फेल परसेप्शन गिव्स डीएसआईबी फंडिंग एडवांटेज। अगर उनको टू बिग टू फेल टैग मिल जाएगा तो उनको क्या मिलेगा, फंडिंग ज्यादा मिलेगा, इजिली मिलेगा, ये सब इनको क्या है, फायदा है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। उसमें भी आरबीआई ने अलग अलग बकेट बनाया है, ये हमारे काम का बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, बस बता लो, जान लो। एसबीआई को बकेट 4 में रखा है, आईसीआईसी को 1 में रखा है, एचडीएफसी को 3 बकेट में रखा है, ठीक है। तो अलग अलग उसी के डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक के अंदर भी क्या किए हैं, क्लासिफिकेशन। दैट क्लासिफिकेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में जब आपको मैं टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल पढ़ाऊंगा, समझ में आई बात, पार्ट 2 वाला जब पार्ट पढ़ाऊंगा तब, तो वहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे, कॉमन इक्विटी टायर 1 की बात करेंगे, CET1 कि बैंक है, बैंक के कुछ प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स जो मालिक जिन्होंने बैंक खोला है ना, उनका कुछ इक्विटी का हिस्सा होता है, वो कुछ पैसा क्या करते हैं, रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन इक्विटी। समझ में आई बात। तो इन बैंक्स को क्या रखना होता है, बाकी बैंक से ज्यादा पैसा अलग से रखना होता है। समझ में आई बात, जो उनको फेल होने से बचा सके, ठीक बात है, बस इतना ही है, इसमें और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहां होता है, वर्ल्ड के लिए भी होता है, ठीक है। बाद वाला सेक्शन नहीं इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाला जो होता है, वर्ल्ड वालों का लिस्ट जो है उसमें 29 बैंक्स हैं। और बैंक्स क्या हैं, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, एचएसबीसी, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना, है ना। इंडिया वाले बैंक यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात। तो ये वर्ल्ड में भी ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का लिस्टिंग दिया हुआ है। समझ में आई बात, ठीक है। और वो लिस्टिंग हर साल चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं है जिस बैंक की हालत खराब देखी ये लोग चेंज कर सकते हैं कि तुम नहीं हो इस बार, ठीक है। बाकी ये सब चीज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक, दिस इज ऑल फॉर टुडे।
टुडे वी कंप्लीटेड 6 टॉपिक्स, है ना। तो जिसमें दो तो ट्रम्प पे थे, एक ट्रेड वार, एक मल्टीलैटरलिज्म, पुरानी बातें, पुराने घाव। एक जो था वो चाइना के साथ था, दैट इज ऑल्सो पुराने घाव। 3 टॉपिक हो गया, है ना। एक जो था आपका सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स पे हो गया, एक म्यूनिसिपालिटीज पे था, और एक प्रिजन रिफॉर्म कि प्रिजन में भी इनइक्वल ट्रीट कर रहे हो यार, क्या मजाक चल रहा है। टॉपिक्स इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके देन, सी यू अगेन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।